हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरी आँख की संरचना देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आप लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। यानी आंखें हमारी लाइट से रिएक्ट करती हैं और आंख वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। तो हम संसार में, दुनिया में जो कुछ भी देख पाते हैं वो सब आंखों की सहायता से ही देख पाते हैं, आंखों से देख पाते हैं। और बात करें अगर नेत्र का व्यास कितना होता है, तो मानव नेत्र का व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 2.5 सेंटीमीटर है, अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो 25 mm होता है। और यह लगभग एक गोलाकार गेंद होता है जो कुछ तरल पदार्थ से भरी होती है। और अगर मानव नेत्र के अध्ययन की बात करें कि नेत्र का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ आइज़ क्या कहलाता है, तो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ आइज़। ये रही कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं मानव आँख की संरचना कैसी है। तो मानव आँख की संरचना के बारे में जानते हैं। जो हमारी आँखों की संरचना है, अगर हम इन्हें बाहर से देखें तो अपनी आँखों को, तो ऊपर नीचे हमें पलकें दिखती हैं, ऊपर भी दिखती हैं पलकें और नीचे भी। तो जो ऊपर की पलकें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं टॉप लिड। और जो नीचे वाली पलकें होती हैं उन्हें बॉटम लिड कहते हैं। और जो पलक होती है इनके ऊपर होते हैं आईलेस। इनका काम है हमारी आँखों को धूल मिट्टी से बचाना। उसके बाद हमारी आँखों का जो वाइट पार्ट होता है, ये वाला वाइट पार्ट, इसे कहते हैं स्क्लेरा। और ये आँखों के बीच में जो गोल वाला भाग है जिससे हमारी आँखों का कलर निर्धारित होता है, इसे आइरिस कहा जाता है। और इसी आइरिस के बीच में जो ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, इसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं। आइरिस का कलर तो सबकी आंखों में चेंज हो सकता है। किसी की ब्राउन आंखें होती हैं, देखा होगा आपने, किसी की ब्लैक होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं। तो आइरिस का कलर तो चेंज हो सकता है, लेकिन आंखों में जो पुतली है, ये ब्लैक डॉट है, ये सबकी आंखों में ब्लैक ही होता है। तो ये तो रही आँख के बाहर की संरचना। अब आँख के अंदर का पार्ट देखते हैं। आँख के बाहर का पार्ट हमने देख लिया, बाहर की संरचना। अब अंदर का पार्ट देखते हैं, अंदर से आँख कैसी होती है और कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये जो आँख के ऊपर परत होती है चिकनी, इसे कॉर्निया कहते हैं। और इसी के कारण आँख में उभार होता है। हमारी आँखें जो उभरी हुई होती हैं, जो आँख में उभार होता है, वो कॉर्निया की वजह से होता है, इसे कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है, जो वाइट पार्ट है आँख में, इसे कहते हैं स्क्लेरा। और इसके बीच में जो ये रिंग वाला भाग है, ये है आइरिस। और आइरिस के बीच में आँख की पुतली होती है जिसे प्यूपिल कहते हैं। और इसके पीछे होता है आँखों का लेंस। और इस लेंस को पकड़ के कौन रखता है, आँखों के लेंस को कौन पकड़ के रखता है ऊपर से और नीचे से, तो आँखों के लेंस को पकड़ के रखती है मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी, सिलेरी मांसपेशी, ऊपर की और नीचे दोनों तरफ से आँख के लेंस को पकड़ कर के रखती है। और हमारी आँख में जो द्रव भरा होता है, इसे क्या कहते हैं, तो जो लेंस के पीछे रेटिना के बीच में होता है, इसे विट्रस कहते हैं। और ये जो दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं। और इसके पीछे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। हमारे आँख के पीछे वाले भाग को रेटिना कहते हैं और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जो भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो ये तो हो गया आँख का परिचय। हमने देखा आँख को पहले बाहर की तरफ से, फिर अंदर के पार्ट को देखा। अब हम इन्हें डिटेल में जानेंगे, एक एक पार्ट को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम श्वेत पटल यानी स्क्लेरा, जिसे इंग्लिश में स्क्लेरा कहते हैं और हिंदी में श्वेत पटल कहते हैं। ये जो आँखों का वाइट पार्ट है, इसे ही स्क्लेरा कहते हैं। यह आँखों का सबसे बड़ा भाग होता है जिसका रंग सफ़ेद होता है। स्क्लेरा के रंग और संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी को आई फ्लू हो जाए तो आंखों का यही पार्ट जो सफ़ेद वाला होता है, ये रेड हो जाता है। या फिर आप सो नहीं पाए हो, ठीक से नींद नहीं आ रही हो और सो ना पा रहे हो, तो ये वाइट पार्ट आपका रेड हो जाता है, सफ़ेद वाला पार्ट जो है ये लाल हो जाता है। और कभी कभी इन सिचुएशन में इनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो वही है कि स्क्लेरा के रंग और संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। और बात करें इसका कार्य क्या है, तो स्क्लेरा का मुख्य काम है आँखों को संरक्षित रखना। यह आँख के आकार को बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही उसे खराब होने या घातक प्रभावों से भी बचाता है।
तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं या बन सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही पूछा जाएगा, आँखों का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो स्क्लेरा है। और फिर पूछा जाएगा स्क्लेरा का मुख्य कार्य क्या है? तो आँखों को प्रोटेक्ट करना इसका मुख्य कार्य है, और ये आँखों का शेप भी बनाए रखता है। आँखों का शेप बनाए रखने में भी ये सहायक होता है, ये याद रखें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है कॉर्निया। ये आँखों के बाहर एक पतली झिल्ली के आवरण के समान होता है। आँखों का जो उभार होता है इसी के कारण होता है। और श्वेत पटल के सामने पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से ही आँख में प्रवेश करता है। तो जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं तो प्रकाश के कारण ही देखते हैं। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। और नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दान दिया जाता है। पूरी आँख का दान नहीं होता है, सिर्फ कॉर्निया का दान किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि आँख का वह कौन सा भाग है जो दान किया जाता है, तो याद रहे कॉर्निया। कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या है? तो कॉर्निया का मुख्य कार्य है आँख की बाहरी सतह को ढकने में मदद करना और प्रकाश को आँख के अंदर पहुँचने देना। तो अगर प्रकाश आँख में नहीं पहुँचेगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखेगी नहीं। कोई भी वस्तु कैसे दिखेगी? तो प्रकाश को आँख के अंदर पहुँचने देना कॉर्निया का काम है। और कॉर्निया से ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनता है कि आँख का कौन सा पार्ट दान करते हैं, तो याद रखें कि कॉर्निया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखें कि आँख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है, तो कॉर्निया दान किया जाता है। इसके बाद फिर आगे है आइरिस। आइरिस जिसे हिंदी में कहते हैं परितारिका। परितारिका कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशीय ऊतक और रिंग जैसी संरचना होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। तो आंखों का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है इसके बीच में गोल शेप का मांसपेशी टिश्यू होता है, इसे ही आइरिस कहते हैं। किसी में ये ब्लैक होता है, किसी में ब्लू होता है और किसी में ब्राउन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आंखें नीली, ब्राउन, ब्लैक किस पार्ट की वजह से होती हैं, तो आइरिस की वजह से। और आइरिस मानव आँख का महत्वपूर्ण भाग है जो आँख के पीछे स्थित होता है। यह रंगीन होता है और आँख का रंग निर्धारित करता है। तो आँखों का रंग किससे निर्धारित होता है? तो आइरिस से निर्धारित होता है, याद रखें। आइरिस का आकार और पैटर्न हर व्यक्ति में अलग होता है, जिससे हर व्यक्ति की आँखों की पहचान संभव हो पाती है। जैसे कि फिंगरप्रिंट हर एक व्यक्ति के अलग होते हैं, ठीक वैसे ही आँखों में भी आइरिस में पैटर्न बने होते हैं जो हर एक व्यक्ति में अलग पैटर्न होता है। आधार कार्ड बनवाने के समय इसीलिए आँखें स्कैन की जाती हैं। और आजकल तो एग्ज़ाम में भी आंखें स्कैन होने लगी हैं, जिससे कि कोई सॉल्वर ना बिठा सके, चीटिंग ना हो सके, इसीलिए आंखें स्कैन की जाती हैं। और आंख स्कैनिंग में आइरिस ही स्कैन किया जाता है, ये पॉइंट याद रखें। और आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है, जो रोशनी को आँख के अंदर प्रवेश करने का कार्य करती है। आइरिस प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए और पुतली के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप देखेंगे कि आँख में जो पुतली है, यानी आइरिस के मध्य में जो ब्लैक डॉट है, ये आँख की पुतली है और जो प्रकाश होता है आँख की पुतली से ही प्रवेश करता है। और आप देखेंगे कि कभी आँख की पुतली छोटी हो जाती है और कभी बड़ी हो जाती है। तो ये छोटी कब होगी और बड़ी कब होगी? तो तेज प्रकाश के संपर्क में आने पर ये छोटी हो जाती है, और जब हम कम प्रकाश के संपर्क में होते हैं तो ये बड़ी हो जाती है। तो इसे छोटा बड़ा करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आइरिस होता है। इसको एग्जाम्पल से देखें, समझें कि जब कभी हम बाहर रोशनी से आते हैं कमरे में, तो हमें कमरे में अंधेरा सा लगता है, बल्कि कमरे में अंधेरा होता नहीं है, कम प्रकाश होता है। बाहर की रोशनी की अपेक्षा कमरे में कम प्रकाश होता है। लेकिन हम बाहर से आ रहे हैं प्रकाश से, तो हमारी जो पुतली है वो छोटी हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है। तो जब कमरे में रुकेंगे, हम थोड़ी देर तक रूम में आएंगे, तो थोड़ी देर बाद हमें फिर दिखने लगता है। तो आते ही जब हम कमरे में आते हैं तो तुरंत हमें अंधेरा सा लगता है और थोड़ी देर में वो दिखने लगता है। तो इसी आइरिस की वजह से होता है, क्योंकि बाहर धूप में या बाहर की रोशनी में जब हम जाते हैं तो आँख की जो पुतली है वो सिकुड़ गई होती है, छोटी हो जाती है। और जैसे ही हम कमरे में प्रवेश किए तो कमरे में उजाला तो है लेकिन बाहर की अपेक्षा कम है, तो हमको अंधेरा सा लगता है। थोड़ी देर में जब पुतली का आकार नॉर्मल हो जाता है तो हमें दिखने लगता है, और ये सब होता है आइरिस की वजह से। अब आइरिस से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? पूछा जाएगा आँख का कलर किससे डिसाइड होता है? तो आइरिस से होता है आँख का कलर डिसाइड। और पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आइरिस। कब इसे बड़ा करना है, कब छोटा करना है। बड़ा कब करेगा? तो अंधेरे में यानी कम प्रकाश में, और छोटा कब करेगा? तो उजाले में, तेज प्रकाश में।
और पूछा जाएगा कि आँख का कौन सा भाग है, बायोमेट्रिक के समय आँख का कौन सा भाग स्कैन किया जाता है, तो वो है आइरिस। तो इतने क्वेश्चन आप आइरिस से याद रखें, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला पार्ट है हमारा पुतली। आइरिस में छोटा सा छिद्र पुतली के रूप में जाना जाता है। ये काले रंग का होता है। तो आंखें किसी भी कलर की हों, लेकिन पुतली का आकार हमेशा काला ही रहता है। ये जो ब्लैक डॉट है ये हमेशा काला ही रहता है। इसका आकार आइरिस की सहायता से नियंत्रित किया जाता है और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि इसका आकार आइरिस की सहायता से कंट्रोल होता है, और जब तेज प्रकाश के संपर्क में आती है तो छोटी हो जाती है, और जब कम प्रकाश के संपर्क में आती है तो इसका आकार बड़ा हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या है? तो यह एक द्रव होता है जो आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है। तो हमारी आंख में जो लेंस और आइरिस होता है, इसी के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और यह आपकी आंखों को फुलाए रखता है और पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा यह आंख के अंदरूनी भाग यानी लेंस और कॉर्निया को अंदर से पोषण देता है और वेस्ट मेटाबॉलिट्स को हटाता है। तो ये कार्य है एक्वस ह्यूमर का। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये है एक्वस ह्यूमर। इसके बाद है विट्रस ह्यूमर। तो दो लिक्विड होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर और एक है विट्रस ह्यूमर। तो ये कहाँ पाया जाएगा विट्रस ह्यूमर? यह एक द्रव होता है जो लेंस तथा रेटिना के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आप समझें कि एक्वस ह्यूमर लेंस के आगे पाया जाता है और विट्रस ह्यूमर लेंस के पीछे। दो द्रव होते हैं आंखों में, कौन कौन से? एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? तो एक्वस ह्यूमर पाया जाता है आइरिस तथा लेंस के बीच में, यानी लेंस के आगे पाया जाता है एक्वस ह्यूमर, और लेंस के पीछे ये आप देख सकते हैं, ये है विट्रस ह्यूमर और ये है लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर। और इसका कार्य क्या है? तो इसका मुख्य काम आंख को अपनी स्थिति में बनाए रखना, आंख की संरचना को स्थिर रखने और आंख के आकार को मध्य स्थिति में बनाए रखना होता है इसका कार्य। यह पदार्थ आंख की बीच की जगह को भर देता है और आंख के अंदर की दिशा को पोषित रखता है। तो ये कार्य है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेंस। लेंस क्या है? पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहा जाता है, और इसे सिलियरी मांसपेशियां जकड़ कर रखती हैं। तो पहले हम ये जान लें कि सिलियरी मांसपेशियां क्या हैं, इसके बारे में जान लें, उसके बाद फिर हम लेंस पढ़ते हैं। तो देखिए, ये है लेंस, और इसे ऊपर से और नीचे से जिन मांसपेशियों ने जकड़ कर रखा है इस लेंस को, इसे ही कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां लेंस की फोकस दूरी को भी नियंत्रित करती हैं। जैसे अगर आप कुछ पास का देख रहे हैं तो आपकी फोकस दूरी कम है, लेकिन अगर आप दूर का देखने लगेंगे तो आपकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो इसे नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? सिलियरी मांसपेशियां करती हैं। और जब सिलियरी पेशियां फैलती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस पतला होता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो सिलियरी मांसपेशियों का इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी आंखों में। हमारी आंखों के लेंस को ये पकड़ कर रखती हैं। तो वापस से अब हम जानते हैं लेंस के बारे में। हमने जान लिया कि लेंस को पकड़ के कौन रखता है, तो सिलियरी मांसपेशियां रखती हैं, और इनका कार्य जान लिया। अब हम देखते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया से यह रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलता है। तो हमारी आंख पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और फोकस दूरी कंट्रोल कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशियां करती हैं। तो याद रखें, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा, और फोकस दूरी कंट्रोल कौन करता है? तो सिलियरी मांसपेशियां करती हैं। दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह पतला हो जाता है, और पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह मोटा हो जाता है। मानो लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ये भी याद रखें कि पूछा जाए अगर कि मानो लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, तो याद रखें उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रेटिना। रेटिना मनुष्य की आंख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। मानव आंखें एक वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर ही बनता है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारी आंख के किस भाग में बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना आंखों के अंदर पीछे की तरफ एक ऊतक की पतली सी परत जैसा होता है। यह ऑप्टिकल नर्व्स के पास होता है। तो पीछे ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जो मस्तिष्क तक जाती हैं, और उसके आगे यहीं पर रेटिना होता है। और रेटिना का कार्य है उस रोशनी को प्राप्त करना
जिसे लेंस ने फोकस किया है और उस रोशनी को सामान्य संकेत में बदलकर मस्तिष्क को संकेत भेजना ताकि हम देख सकें। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा हमारी आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें कि हमारी आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। और आँख का पर्दा किसे कहते हैं? तो रेटिना को ही आँख का पर्दा कहते हैं। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सीधा दिखता है, प्रतिबिंब उल्टा कैसे हुआ? तो समझिए इसे ध्यान से। ये डायग्राम देख रहे हैं आप, हमारी आंखों ने इस वृक्ष को देखा। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि वृक्ष है सामने और ये है आंख। आंख ने इस वृक्ष को देखा तो इसकी इमेज जाके रेटिना पर बनी और आप देख रहे हैं रेटिना पर ये इसकी इमेज उल्टी बनी है। तो ये सीधा कैसे हुआ? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्टिकल नर्व्स के बारे में कि ये मस्तिष्क तक जाती हैं, या फिर ये कहें कि ब्रेन तक ये संदेश जो भी हम आँखों से देखते हैं उसको ये संदेश के जरिए ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन हमारा इसको सीधा करके दिखाता है हमें। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब उल्टा था लेकिन ब्रेन ने हमें इसे सीधा करके दिखाया, क्योंकि रेटिना पर तो प्रतिबिंब उल्टा बना था बट ब्रेन में वो सीधा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन ब्रेन हमें उस चीज़ को सीधा करके दिखाता है। इसके बाद अगला पार्ट है ऑप्टिक तंत्रिका। आँख जो भी देखती है उसकी छवि मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो कौन पहुंचाता है उसे? ऑप्टिक तंत्रिकाएं ही पहुंचाती हैं। हमने जो भी देखा, हमने अभी बात की कि हमने जो भी देखा उसका प्रतिबिंब उल्टा जाके बनता है रेटिना पर, और वहीं पर है ऑप्टिक तंत्रिकाएं जो सीधे मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क को संदेश पहुँचाती हैं। ठीक है, मस्तिष्क तक संदेश पहुँचाने का कार्य करती हैं ऑप्टिक तंत्रिकाएँ, और मस्तिष्क उस चीज़ को हमें सीधा करके दिखाता है। और ये दो प्रकार की होती है, छड़ और शंकु, दो होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, छड़ सेल और शंकु सेल। कोन सेल और रॉड सेल कहते हैं क्योंकि कोन सेल की आकृति जो होती है वो कोन की तरह होती है और रॉड सेल्स की जो आकृति है वो रॉड की तरीके होती है। और इनका काम क्या है? तो जानते हैं क्या है इनका काम। पहले हम देखते हैं रॉड सेल्स को। ऐसी कोशिकाएं जो लंबी, पतली और बेलनाकार होती हैं, अथवा ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार दंडाकार होता है। दंडाकार कैसे? रोड शेप्ड होता है, और यह प्रकाश की मात्रा को इंगित करता है। इसी के माध्यम से कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। तो हमारी आंख जो कम प्रकाश में देख पाती है, कई सारे जानवर ऐसे भी हैं जो कम प्रकाश में नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम कम प्रकाश में देख सकते हैं। तो उसकी वजह यही है रॉड सेल्स। और उल्लू की दृष्टिपटल पर बड़ी संख्या में रॉड सेल पाई जाती हैं, जिसके कारण रात की दृष्टि इसकी काफ़ी तेज होती है। तो आपको पता होगा कि उल्लू रात में देख पाता है, और उसका रीज़न क्या है? तो उसका साफ रीज़न यही है रॉड सेल की वजह से, क्योंकि उल्लू में रॉड सेल की संख्या अधिक होती है। तो याद रखें, हम कम प्रकाश में देख पाते हैं तो किसकी वजह से? रॉड सेल्स की वजह से। इसके बाद फिर है कोन सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जो मोटी और छोटी होती हैं अथवा जो शंकु के आकार की होती हैं उन्हें कोन सेल कहते हैं। कोन सेल के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। तो जो हम डिफरेंट कलर देख पाते हैं, बहुत सारे कलर देख पाते हैं, उनमें अंतर पता कर पाते हैं, कौन सा ब्लू है, कौन सा ब्लैक है, कौन सा रेड है। तो ये डिफरेंट कलर जो देख पाते हैं हम इसी कोन सेल की वजह से ही देख पाते हैं। तो इसे आप याद रखें कि विभिन्न कलर का ज्ञान कैसे होगा? तो कोन सेल से होगा। और सी से कलर होता है और सी से कोन है, सी से कलर है और सी से ही कोन है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विभिन्न डिफरेंट कलर में अगर हम देख पाते हैं तो उसके लिए कौन सी सेल जिम्मेदार है? तो कोन सेल है। इसे आप रिलेट करके याद रखें। और रॉड सेल की वजह से हम रात्रि में देख पाते हैं, यानी कम प्रकाश में देख पाते हैं। और कम प्रकाश कब होता है? रात्रि में होता है। तो रात्रि में हम देख पाते हैं रॉड सेल की वजह से। तो रॉड कब जलता है? आप घर में रॉड कब जलाते हैं? रात्रि में ही जलाते हैं ना। तो इससे आप रिलेट कर लें कि रॉड सेल हमें कम प्रकाश में देखने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, और अगर कलर के लिए पूछता है तो सी से कलर है और सी से ही कोन है। तो कलर के लिए से कोन सेल जिम्मेदार है और कम प्रकाश में देखने के लिए रॉड सेल जिम्मेदार है। और शंकु तंत्रिका वे कोशिकाएं हैं जो तेज रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। तो ये आप याद रखें, ऑप्टिक नर्व यानी ऑप्टिक तंत्रिका, जिसमें दो कोशिकाएं होती हैं, कोन सेल और रॉड सेल, जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारी आंख में दो स्पॉट पाए जाते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट जिसे अंध बिंदु कहते हैं और एक येलो स्पॉट जिसे हिंदी में पीत बिंदु कहते हैं। तो अब हम इन्हें देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट।
यह लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग होता है जहां प्रकाश पहुंच जाता है किंतु प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी प्रकाश तो पहुंच जाता है लेकिन यहां पर इमेज नहीं बनती है। फिर है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। यह रेटिना के मध्य एक वृत्ताकार पीला बिंदु होता है और इसका अन्य नाम भी है, इसे अन्य नाम मैक्यूला के नाम से भी जानते हैं, जिस पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो ब्लाइंड स्पॉट में बना प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं और येलो स्पॉट में प्रतिबिंब हमें साफ दिखेगा, ये याद रखें, ठीक है, कि ब्लाइंड स्पॉट में बना इमेज प्रतिबिंब हमें नहीं दिखेगा और येलो स्पॉट में बना प्रतिबिंब हमें बिल्कुल साफ दिखेगा। तो ये तो हो गई आँख की संरचना। अब हम देखते हैं आँखों के रोग, यानी मानव नेत्र में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। तो नाम का उल्टा है, नाम है निकट दृष्टि दोष लेकिन निकट का हमें साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। जैसे कि आप देखेंगे, ये जो देख रहे हैं डायग्राम, ये नॉर्मल विजन है और उसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। बट जब हमें मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके उसके आगे बन जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रेटिना पर न बन के उसके आगे बन जाएगा और इसमें जो हमारी आई बॉल है वो बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। तो जब भी फोकस दूरी घटेगी तो लेंस क्षमता बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम होती है। और इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार है अवतल लेंस। तो इसमें अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, उसके बने चश्मे का प्रयोग करना होता है। तो इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा या अवतल लेंस का। तो क्लियर रखिए, देखिए, एक है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट वर्ड में 3 अक्षर होते हैं और दूर में 2 होते हैं। तो जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं और वैसे ही उत्तल है और अवतल है। अब अगर आपसे पूछे कि उत्तल लेंस में ज़्यादा अक्षर है उत्तल में या फिर अवतल में, तो उत्तल वर्ड में ज़्यादा अक्षर है या अवतल में है, तो अवतल में 4 वर्ड है और उत्तल में 3 है। उसी तरीके से निकट और दूर का लेना, तो जिसमें ज़्यादा अक्षर है उसको ज़्यादा से मैच कर दो और जिसमें कम है उसको कम से मैच कर दो। तो निकट में ज़्यादा है तो निकट को हम अवतल से मैच कर दें और उत्तल दूर में कम है तो दूर को हम उत्तल से मैच कर दें। तो हमेशा याद रखें, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होगा और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। इस कंफ्यूजन को आप क्लियर रखें, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें उत्तल और अवतल में, तो इस चीज़ को आप याद रखें। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। हमने निकट दृष्टि दोष में क्या देखा कि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बन जाएगा और नेत्र गोलक घट जाता है, लेंस की क्षमता भी घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। प्रभाव क्या होगा कि दूर की वस्तु तो दिखेगी, नज़दीक की नहीं दिखेगी और इसका उपचार है उत्तल या अभिसारी लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करना, ठीक है। तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष। इसके बाद अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, इसमें असमंजस क्षमता घट जाती है और ना दूर की वस्तु दिखती है हमें, ना ही निकट की वस्तु दिखती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ना दूर की वस्तु दिखे ना निकट की वस्तु दिखे, इसमें कौन सा दोष है, तो कौन सी बीमारी है, तो जरा दृष्टि दोष है इसमें। और इसके उपचार के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा होता है और ऊपर की ओर अवतल लेंस लगा होता है। तो मैक्सिमम लोगों को ये 40+ जब हो जाते हैं तो ये बीमारी हो जाती है और इसमें द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का कार्य क्या है, हमें नज़दीक की वस्तु को साफ दिखाना और अवतल लेंस का कार्य है हमें दूर की वस्तु को साफ दिखाना। तो जब हम पढ़ते हैं तो नीचे की ओर देखते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो नीचे की ओर देखते हैं, इसीलिए इसमें नीचे साइड जो लगा होता है उत्तल लेंस लगा होता है। और जब हमें सामने दूर की तरफ देखना है यानी दूर का देखना होगा तो हम सामने की तरफ देखेंगे और इसीलिए इसमें ऊपर साइड अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें, जरा दृष्टि दोष में द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर है अबिंदुकता। इसमें सीधी खड़ी वस्तु तिरछी दिखती है। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखें अबिंदुकता को, कि इसमें ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु, वर्टिकल रखी वस्तु हमें तिरछा दिखती है। और उपचार के लिए क्या कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है, तो इसमें नेत्र का जो लेंस होता है दूधिया और धुंधला हो जाता है।
जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से अपवर्तन नहीं होता, जिसके कारण स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है और यह बीमारी बुढ़ापे में होती है। मोतियाबिंद तब विकसित होता है जब आंख के लेंस में प्रोटीन एक परत बनाने लगता है और इसमें लेंस पर मांस छा जाता है, जिसे ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो इसका उपचार क्या होता है? ऑपरेशन होता है। तो ये रहा मोतियाबिंद। और इसके बाद आगे है पार्श्व विस्थापन। ये क्या होता है तो जानते हैं इसे। अक्षर को जब दर्पण में रखा जाता है तो कुछ अक्षर पलट जाते हैं और इसे पलटने की घटना को ही पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। आपने देखा हो, अगर कभी गौर किया हो, तो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है उसके कुछ वर्ड उल्टे लिखे होते हैं, जिससे कि गाड़ी में जो शीशा है उसमें एम्बुलेंस सीधा दिखे और हम उसे रास्ता दे सकें, इसीलिए उल्टा लिखा जाता है। लेकिन कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं जो पार्श्व विस्थापन नहीं करते हैं, जैसे AOIX, ये वर्ड पार्श्व विस्थापन नहीं करते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पार्श्व विस्थापन यानी मिरर में उल्टे नहीं होते हैं। अब बात करें कि मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/16 सेकंड तक रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें कि मानव नेत्र रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव लगभग कितने सेकंड रहेगा, तो 1/16 सेकंड तक रहता है। और मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। स्पष्ट दृष्टि की बात करें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कोई भी वस्तु हमें 25 सेंटीमीटर दूरी से कम पर अगर आप देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगी। हमें स्पष्ट रूप से अगर देखना है तो उसको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर पर होना चाहिए। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की बात करें तो वो अनंत होती है। तो याद रखें, स्पष्ट देखने के लिए हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु होनी चाहिए और अधिकतम देखने के लिए अनंत है, कोई सीमा नहीं है। इसके बाद फिर है दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? जिसे विजुअल एंगल कहते हैं। कोई भी वस्तु हमारी आंखों पर जितने डिग्री का कोण बनाती है उसे ही दर्शन कोण कहा जाता है। उस कोण को दर्शन कोण कहते हैं। पास रखी वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है। याद रखें कि अगर पास रखी वस्तु का दर्शन कोण पूछा जाए तो वो बड़ा होगा और दूर रखी वस्तु का दर्शन कोण छोटा हो जाता है, अतः वह हमें छोटी दिखने लगती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पास से देखने में विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है। ये देख रही है लड़की, ये पास से देख रही है तो विजुअल एंगल इसका बड़ा हो गया, वृक्ष बड़ा दिखने लगा। और यही जब दूर से देख रही है तो विजुअल एंगल भी छोटा हो गया और वृक्ष भी छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा थ्योरी सेक्शन होता है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती है, यानी मानव की आंख जो देखती है उसकी छवि कहाँ बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसबायोपिया, जिसे हिंदी में जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ना हमें पास का स्पष्ट दिखे ना ही दूर का स्पष्ट दिखे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रेसबायोपिया, यानी जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? दूर की वस्तु अगर वो नहीं देख पा रहा है तो कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी की दृष्टि पटल पर रॉड सेल की अधिकतम संख्या और कौन सेल की निम्नतम संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लू। उल्लू की दृष्टि पटल पर रॉड सेल की अधिकतम संख्या होती है, जिसकी वजह से वो रात में देख पाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब नेत्र के लेंस
नेत्र के लेंस के समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियां। मानव नेत्र का जो लेंस है उसको कौन पकड़ के रखता है, जकड़ के ऊपर और नीचे से समायोजित करके रखता है, तो वो है सिलियरी मांसपेशियां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियां। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।